हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो चलिए, बीटीएससी की जो वैकेंसी आई है, जिसके बारे में हम डिटेल नोटिफिकेशन का वीडियो बना चुके हैं, वो आप अच्छे से देख लेना। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, है ना। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप सिलेबस अच्छे से समझ पाए। कोई सी भी वैकेंसी आती है ना, तो सबसे मेन आपको फोकस करना रहता है सिलेबस। अगर आपका सिलेबस स्ट्रांग है, आपने सही गाइडेंस में स्मार्ट स्टडी अगर करी है ना, तो फिर आराम से आप जो है वो फाइट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके सिलेबस पर फोकस करना है कि सिलेबस क्या है, सिलेबस को हमें कैसे पढ़ना है, पहले उसकी रणनीति बनाओ। उसके बाद फिर जो है अपनी स्टडी स्टार्ट करो। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि वैकेंसी आने से पहले पढ़ना चाहिए आपको। मतलब कि वैकेंसी आने का मतलब यह है कि भैया नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो। अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट महान होंगे कि भैया अब एग्जाम डेट आएगी तब देखा जाएगा। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो स्टूडेंट मतलब जैसे बाद में प्रिपरेशन करते हैं तो उनका सिलेक्शन होना असंभव है। हाँ, जैसे एग्जाम के 2-3 महीने बचे हैं, आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो आपके सिलेक्शन के कुछ हद तक चांसेस बन जाते हैं, अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करी, अच्छे से करी तो, और कंटिन्यूअसली अगर पढ़ा तो। लेकिन देखो बच्चों, स्वाभाविक सी बात है कि जो स्टूडेंट पहले से पढ़ाई कर रहा है, जो स्टूडेंट पहले से मेहनत कर रहा है, वैकेंसी आने से पहले वो पढ़ रहा है, तो उसका सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके पास में बहुत समय है, वो आराम से अपना रिवीजन कर सकता है, तो वो अपने पैर गाड़ लेगा जमीन में, है ना। लेकिन आप अभी अभी उठे हो, तो आपको टाइम लगेगा पढ़ने में। अब एंड टाइम पर जाकर क्या होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, और जब स्ट्रेस बढ़ता है क्योंकि आपके पास में समय कम है, सिलेबस बहुत सारा है, तो फिर एक तो आप खुद तनाव में हो, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस वहां पर कम हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा पहले से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलो, ताकि एकदम ज्यादा भी नहीं लगे और अपना सिलेबस आराम से कंप्लीट भी हो जाए। चलो, अब बात करते हैं यहाँ पर ये जो वैकेंसी आई है बीटीएससी की। बीटीएससी मतलब बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। तो बीटीएससी जो कि मतलब बिहार गवर्नमेंट के अधीन जो है वो काम करता है, पैरामेडिकल एंड नर्सिंग की वैकेंसीज निकालता है। तो यहाँ पर हम बात करें आपकी ये जो चयन प्रक्रिया है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि चयन प्रक्रिया जो है आपकी, उसके बाद हम फिर सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ जो चयन प्रक्रिया दी हुई है वो कुछ अलग तरीके से है, जिसमें स्टूडेंट का ये कमेंट आ रही थी कि क्या मैम इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है या नहीं मांगा गया है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ यहाँ पर कि इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं, ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस होगा तभी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, वो भी ओनली बिहार वाले स्टूडेंट के लिए, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे बहुत सारी वैकेंसीज आती है, तो संविदा वालों के लिए कोटा फिक्स किया जाता है ना, ईडब्ल्यूएस वालों के ऐसे मतलब अलग अलग कोटे फिक्स रहते हैं सबके। तो यहाँ पर भी आप यूं मान लीजिए कि ये कोटे की जगह यहाँ अंक दे रहे हैं अलग से। चलो, तो यहाँ चयन प्रक्रिया देखते हैं। आयोग लिखित जो प्रतियोगी परीक्षा है, उसमें आपकी चयन प्रक्रिया जो इस तरीके से रहेगी। इसमें 75 और 25 अलग अलग अंक आपको यहाँ पर पूर्णांक दिए हुए हैं, है ना। तो लिखित जो आपकी सीबीटी बेस्ड एग्जाम होती है, जो सीबीटी बेस्ड होगी इसमें, उसमें आपके 75 नंबर के का पूर्णांक रहेगा। एक मिनट यहाँ पर बताती हूँ, है ना। सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगी, वो 75 अंक की होगी, है ना। 75 मार्क्स, यानी कि ये पूर्णांक है 75 का। उसके बाद दूसरा जो है वो आपके अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर जो है वो 25 मार्क्स रहेंगे। एक्सपीरियंस के आधार पर 25 मार्क्स। अब एक्सपीरियंस का क्या इन्होंने बताया हुआ है कि देखो, कार्यानुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अंदर अवस्थित जो बिहार राज्य वाले हैं, है ना, उनके लिए जो मतलब किसी भी सरकारी अस्पताल में काम करते हैं, संविदा बेस पर काम कर रहे हैं, या फिर कोई संस्थानों तथा गैर जो निजी केंद्र सरकार पंचायत जो राज्य है पंचायती, या फिर जो नगर निकायों के नियंत्रण में आता है, उन अस्पतालों में संविधा के आधार पर अगर वो काम कर रहे हैं, तो उनके कार्य का जितना भी अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर आपको यहाँ पर 25 अंक प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें प्रति वर्ष 5 अंक आपके जुड़ेंगे। यानी कि आपने अगर 3 साल काम किया है तो 5 अंक हर साल के हिसाब से ऐड होगा। लेकिन उसमें जो सबसे हाईएस्ट मार्क है कि अधिकतम 25 ही, भाई भाई ऐसा
नहीं कि 10 साल काम किया हुआ है तो फिर यहाँ पर आपके कंटिन्यूअसली अंक जुड़ते जाएंगे। तो 25 अंक जो है अधिकतम होंगे आपके कार्यानुभव के अनुसार। तो जिसके पास में, जो बिहार राज्य वाले हैं, उनके पास में अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाए ताकि आपको इनका बेनिफिट मिले। उसके बाद जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगी वो 75 अंक की होगी। अब जैसे कि इसमें इन्होंने बताया है कि आपका जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, एक मिनट नीचे दिया हुआ है, सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, यहाँ पर है, इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ ये रहा भैया, है ना, कि आपके कुल प्रश्न कितने होंगे, 100 प्रश्न होंगे जो कि बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। यहाँ मैं आपको क्लियर करती हूँ कि मैंने कहा कि ये जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम है इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की। भैया एक क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो 0.25 मार्क आपका कटेगा, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बायलिंगुअल आपका जो है एमसीक्यू बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा और ये बायलिंगुअल रहेगा, बायलिंगुअल रहेगा, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि भैया 75 का पूर्णांक है जो सीबीटी वाले हैं, है ना, 75 का पूर्णांक है, मतलब आपने पेपर दिया, क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है, नीचे नोट डाला हुआ है, आपने देखा होगा कि आपके जितने भी मार्क्स आए हैं, क्योंकि यहाँ 75 का पूर्णांक दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन 100 ही रहेंगे, तो ये लोग क्या करेंगे कि आपके 100 मार्क्स में से जितने भी मार्क्स आए, सपोज दैट 80 आए हैं, 50 आए हैं, 60 आए हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आपको 50% अंक प्राप्त हुआ है, तो फिर उसे 50 को 0.75 से जो है वो गुणा किया जाएगा और आपके टोटल अंक कितने होंगे, 37.5, यानी कि आपके जितने भी मार्क्स आए हैं उसको 0.75 से इंटू किया जाएगा और जो फाइनल मार्क्स आएंगे वो आपके 75 के आधार पर मार्क्स रहेंगे, कि अब आपके जो फाइनल मार्क्स है वो कितने हैं, 37.5। अगर इसमें आपका एक्सपीरियंस है, बिहार राज्य वाले हैं, एक्सपीरियंस है आपका, तो फिर एक्सपीरियंस के मार्क्स इसमें काउंट हो जाएंगे, अगर नहीं है तो आपके ओरिजिनल मार्क्स फिर यही रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने इस परीक्षा के पैटर्न को बनाया है, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कुछ स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहा था कि मैम रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो ऐसा इसमें कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि रजिस्ट्रेशन आपको जरूरी है, बस आपके पास में डीएमएलटी होना चाहिए, बीएमएलटी होना चाहिए और प्रोविजनल डिग्री होना चाहिए, है ना, और 10+2 होना चाहिए बायो से, यानी कि आपको पीसीबी रिक्वायर्ड है, पीसीबी प्लस इंग्लिश, है ना। जो मैथ वाले हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे देखो बेटा, आप स्टार्टिंग में ही जब बायो लेते हैं, जब मैथ लेते हैं, तो आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको जीवन में भविष्य में करना क्या है, कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है। अगर आपको मेडिकल फील्ड में नहीं जाना था, आपने मैथ से किया, तो फिर आप आगे जाकर मेडिकल फील्ड को क्यों चुन रहे हैं मैथ्स के बाद, है ना। तो ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग मैटर है, तो आप सब लोग से मेरा बस यही निवेदन है कि आप मैथ के बाद में इस फील्ड की तरफ नहीं जाएं, क्योंकि इधर आपका स्कोप ही नहीं है गवर्नमेंट में, ठीक है। तो चलो, यहाँ डीएमएलटी बीएमएलटी आपके पास में होना चाहिए, पीसीबी प्लस इंग्लिश वाले हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब मैं फाइनली सिलेबस की ओर चलती हूँ कि क्या आपका सिलेबस रहेगा, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर सिलेबस की बात करी जाए ना, तो देखो पूरा आपका जो डीएमएलटी का सिलेबस है बिहार का ही है ये, तो ये जो सिलेबस है बिहार पटना का, ऐसा का ऐसा इन्होंने यहाँ पर छाप दिया, है ना। वैसे तो हम कंपटीशन के हिसाब से देखें तो सिलेबस कुछ अलग रहता है, बहुत सारी वैकेंसीज हमने देखी है कि सब अच्छा किया भैया, इन्होंने वैकेंसी बहुत अच्छी निकाली, रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा, एक्सपीरियंस नहीं मांगा, एक्सपीरियंस केवल जिसके पास में है ना बिहार वालों के लिए उनको बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि इसमें एक्सपीरियंस होगा तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, है ना। तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स है इस वैकेंसी के, बस थोड़ा सा सिलेबस में आकर मैटर कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखो आपका जो सिलेबस है ना, सिलेबस में यही सारे सब्जेक्ट रहते हैं, तो वही सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने हैं,
है ना। नॉन टेक्निकल का इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है, नॉन टेक्निकल आपको पढ़ना ही नहीं है। बस आपका जो सिलेबस है डीएमएलटी बीएमएलटी का, वही सिलेबस आपको पढ़ना है। लेकिन इसके सिलेबस में अगर हम देखें दूसरी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस की बात करें, तो इसका सिलेबस थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है। जैसे इसमें कुछ नए नए सब्जेक्ट्स एक जो है वो ऐड है, कुछ टॉपिक्स, कुछ कुछ टॉपिक है हालांकि नए, तो क्या हर यूनिवर्सिटीज का सिलेबस में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें यहाँ पर, तो ये डीएमएलटी के फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का सिलेबस है, बस यही आपको पढ़ना है। ये सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इसमें ये इनका कोई रोल नहीं है, फुल मार्क्स पास मार्क्स है ना, ये आपका काम का नहीं है, क्योंकि चूंकि ये डीएमएलटी का सिलेबस है, तो ये आपके जो एग्जाम रहती है मेन एग्जाम्स, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है कि फुल मार्क्स क्या है, पास मार्क्स क्या है, प्रैक्टिकल मार्क्स क्या है, ये सारी चीजें इसमें ऐड रहेगी। लेकिन हमें इस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने एज इट इज कॉपी कर दिया है ना। तो हमें केवल ध्यान देना है अपने सब्जेक्ट्स पर कि क्या क्या सब्जेक्ट इसके अंदर है, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो वही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। बाकी एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और वही हम पढ़ाएंगे जो इस सिलेबस के अंदर है ना। तो बस आपको वही पढ़ लेना है, अपने सिलेबस पर आपको फोकस करना है कि आपको जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए। उसमें हम सारे ही टॉपिक्स जो है इस सिलेबस के कवर कर देंगे। सिलेबस हमने स्पेशल बैच में अपलोड करवा दिया है। आपकी ये जो बिहार लैब टेक्नीशियन के लिए स्पेशल बैच लॉन्च हुई है एमएलटी एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन पर, उसमें ये वाला सिलेबस हमने ऐड करवा दिया है। बाकी सिलेबस हम अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे, यानी कि सिलेबस में टॉपिक तो ये सारे कवर कर लेंगे, लेकिन अपने अकॉर्डिंग का मतलब ये है कि इस सिलेबस में आपको मैटर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा कि ऊपर सुपरफिशियली दिया हुआ है, फिर नीचे डीप दिया हुआ है, तो आपको बार बार उसको चेक करना पड़ेगा, है ना। तो हमें क्या करना है कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको वीडियो लेक्चर भी मिल रहे हैं, पीडीएफ नोट्स भी मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे और एमसीक्यू सेशन भी लेंगे। तो हमने इसको सीक्वेंस वाइज जो है, सीरियल वाइज जो है पूरा सेट किया हुआ है कि भैया एक सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट में आपको कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, फिर दूसरा पढ़ना है, फिर तीसरा पढ़ना है, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से एंगेज रहते हैं। तो क्लोजली टॉपिक जो है उनको हमने सेट किया हुआ है पूरे तरीके से, तो आपको उस तरीके से पढ़ना है ताकि इजिली आपको समझ में आएगा। एक बात मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हम आपको चाहे पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन आपको खुद के शॉर्ट नोट्स बनाना है ना। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लो। जो पीडीएफ नोट्स आपको मिल रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर, वीडियो लेक्चर दोनों से मिलाकर आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना, ताकि आपको रिवीजन में प्रॉब्लम ना आए, और हमारे खुद के हाथ से लिखा हुआ हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, इस बात को नोट कर लेना, है ना। तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना। एक और फीचर हमने इसमें ऐड किया है कि अब जो स्टूडेंट के डाउट रहते हैं कि मैम हमारे डाउट अगर कुछ रहते हैं, वैसे तो हम सब क्लियर कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपके अगर कुछ डाउट रहते हैं तो हम एमसीक्यू सेशन भी लेते हैं यूट्यूब पर, आप उसमें भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। उसके अलावा अब हम बैच के अंदर भी आपका एक लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके जितने भी डाउट रहेंगे वो हमसे आप पूछ पाएंगे, और हम आपके डाउट क्लास के अंदर ही सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये एक फीचर हम ऐड करने वाले हैं, इसकी इंफॉर्मेशन हम आपको बैच के अंदर ही प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो ये एक स्पेशल बैच है बिहार की, जो भी तैयारी कर रहा है बिहार लैब टेक्नीशियन की, वो ये बैच ज्वाइन कर सकता है। इस बैच का जो ओरिजिनल प्राइस है, अगर हम बात करें तो वो 2,999 है। ओरिजिनल प्राइस 2,999, लेकिन अभी इसका स्पेशल ऑफर चल रहा है 10 मार्च तक। तो 10 मार्च तक अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये बैच आपको ओनली 1499 में मिलेगा, ठीक है। ओनली 1499 में आपको मिलने वाला है। इसमें 1000 का ऑफ चल रहा है, तो इस स्पेशल बैच का आप फायदा उठा सकते हैं। अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, इसके गाइडेंस हम आपको बैच के अंदर देते रहेंगे। किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा लास्ट में पढ़ना है, टेस्ट का सेशन भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ताकि आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो पढ़ने के बाद में फिर उसका टेस्ट देना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि हमने इस टॉपिक को या फिर इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अभी हमें और इसमें प्रिपरेशन करना बाकी है। और सब्जेक्ट वाइज लेकर चलो भैया, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा लो, दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरा कंप्लीट हो भैया। अगर आप ऐसा पसारे फैलाकर बैठ जाएंगे तो फिर वो आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले सिलेबस लेना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करते जाओ, उनके टेस्ट लगाते जाओ, शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, बस यही तैयारी है। तैयारी करना बहुत ईजी है, बस आप स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं। तो चलिए बहुत बातें हो गई, अब फाइनली
हम चलते हैं जो सिलेबस है इसका उसके पास, है ना, कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस में मैंने आपको जो भी बताया है, देखिए कि ये जो डीएमएलटी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का सिलेबस है, इसमें यहाँ बात करें एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी है ना, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री मेथड्स है, हिमेटोलॉजी है, ये प्रैक्टिकल वाइवा से आपको कोई काम नहीं है ना। उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी एंड वायरोलॉजी, सीरोलॉजी, माइकोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी एंड एनिमल केयर, बस यही सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट यहाँ पर एनिमल केयर जो है वो एक्स्ट्रा है, जिसके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन ये बाकी के जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं ये सब कॉमन सब्जेक्ट है, जो कि हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, वायरो, माइको, सीरो, क्लिनिकल पैथो, हिस्टोपैथो, हिमेटो, एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट हम आपको इस बैच के अंदर पढ़ाएंगे, है ना। तो चलिए, सबसे पहला सब्जेक्ट आपका आता है एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भैया। आप आपकी बॉडी के सिस्टम के बारे में समझते हैं, तो एग्जाम का पढ़ते पढ़ते आप आपकी बॉडी के बारे में भी नॉलेज ले लेते हैं, है ना, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि आपके हर सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। अगर आपने इसको पढ़ लिया ना तो आपके बाकी के सब्जेक्ट बहुत ज्यादा ईजी हो जाते हैं। और एक कॉमन भी सब्जेक्ट है, आपको चाहे फार्मेसी हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे ओटी टेक्नीशियन हो, एक्सरे हो, सभी में आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ने को मिलता है। इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। जो स्टूडेंट यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये एनाटॉमी हमने पूरी अपलोड करी हुई है। एनाटॉमी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिल जाएगी। देखो, पढ़ने वालों के लिए जो है ये जरूरी नहीं है कि उनको एक बैच मिलेगी या फिर उनको सारी चीजें सीक्वेंस में मिलेगी तभी वो पढ़ेंगे। पढ़ने वाले स्टूडेंट यूट्यूब से पढ़कर खुद सेल्फ स्टडी करके भी वैकेंसी फाइट कर रहे हैं, है ना, और निकाल रहे हैं। लेकिन बेच का आपको एक फायदा ये मिल जाता है कि सारी चीजें आपको एक सीक्वेंस में मिल जाती है, सही गाइडेंस आपको मिलती है, उसके बाद टेस्ट भी मिलते हैं, तो एक बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाती है ना। बाकी पढ़ना आपको है, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो मेहनत कर रहा है ना, उनके लिए मतलब मौके ढूंढने की उनको आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी मेहनत अच्छे है तो मौके खुद चलकर आपके पास में आएंगे। तो बस आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो। चलो, अगला यहाँ पर आता है स्केलेटल सिस्टम, जिसमें बोन्स है ना, टाइप्स ऑफ बोन्स, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। मस्क्यूलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, सब कॉमन सिस्टम्स हैं। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, एंडोक्राइन सिस्टम्स, रिप्रोडक्टिव, स्किन एंड सेंसस ऑर्गन, ये हमें अभी पढ़ना बाकी है। नर्वस सिस्टम, बाकी के सारे सिस्टम लगभग हम पढ़ चुके हैं, है ना। यही पूछा जाएगा बस आपके एग्जाम में, यहाँ पर दिया हुआ जितने भी टॉपिक्स हैं एनाटॉमी में से इसी के अंदर से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो एनाटॉमी तो आपने पढ़ी हुई है। फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो फिजियोलॉजी मतलब आपको फंक्शन पढ़ना है ना, क्या जैसे ब्लड कंपोजिशन है, क्या फंक्शन है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसका क्या फंक्शन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे आपके खाने को पचा रहा है, कैसे आपका माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन काम कर रहा है। एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर को जानेंगे, फिजियोलॉजी में हम उसके फंक्शंस को जानेंगे। अब देखो, जैसे इसमें ऐसा होता है कि ये सब टॉपिक जो है इन्होंने रिपीटेड दिए हुए हैं, कि पहले स्ट्रक्चर बताया, फिर इसने फंक्शंस के लिए अलग से उसको लिखा। हम क्या करेंगे कि एक जो है पूरा टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर समझा फिर उसका फंक्शन, स्ट्रक्चर समझा फिर उसका फंक्शन, इस तरीके से आप समझोगे ना तो सिलेबस जल्दी भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा, है ना। तो ये सारे सिस्टम्स आपके दिए हुए हैं फिजियोलॉजी के अंदर। उसके बाद यहाँ बात करें हम पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की, तो ये टीचर के लेक्चर के हिसाब से उन्होंने दिया हुआ है कि आपका कौन से सब्जेक्ट या कौन से टॉपिक का लेक्चर कितने टाइम का होना चाहिए। इससे आपको कोई भी काम नहीं है, क्योंकि ये देखो डीएमएलटी के लिए सिलेबस है, तो थोड़ा सा इसमें मैटर इस तरीके से है, आपके कॉलेज बेस पर है ये, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप देखते ही हैं अलग ही सिलेबस रहता है, लेकिन फिर भी इन्होंने दिया है तो हमें पढ़ना इसी में से है। चलो, यहाँ माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात करी जाए तो माइक्रोबायोलॉजी में द मेडिकल वर्ड एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोब्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर्स हमें पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी, वेरिएशन एंड क्लासिफिकेशंस, माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उनके लिए फिजियोलॉजी एंड ग्रोथ रिक्वायरमेंट क्या होती है माइक्रोब्स की। प्रिंसिपल ऑफ एनारोबियोसिस,
एंड हाउ टू ऑब्टेन एनारोबियोसिस, है ना। जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनको हमें कैसे ऑब्टेन करना है, कौन सा एनारोबिक बैक्टीरिया, कौन सा एरोबिक बैक्टीरिया, पूरा क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे अच्छे से। स्टेरिलाइजेशन, डिस्पोजल्स ऑफ लेबोरेटरी वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है, उसके बाद कल्चर मीडिया को कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब हमने पढ़ा है। मेथड ऑफ इनोकुलेशन ऑफ कल्चर मीडिया फ्रॉम डिफरेंट सैंपल, है ना, अलग अलग सैंपल से हमें कैसे इनोकुलेशन करना है, जो कल्चर मेथड्स हमारी होती है ना, वो हम पढ़ते हैं इसके अंदर। बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी बाय कॉलोनी कैरेक्टर, स्टीनिंग के बेस पर, मोटिलिटी के बेस पर, ये सारा मैंने आपको बताया हुआ। मोटिलिटी के बेस पर जो है बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, बायोकेमिकल टेस्ट के आधार पर कैसे करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेनिंग जो आप यूज करते हैं, जेडन स्टेन, अल्बर्ट स्टेन्स, ग्राम स्टेन्स, उनके आधार पर आप बैक्टीरिया को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट एंड इस इंटरप्रिटेशंस, वही बायोकेमिकल टेस्ट आप भी जो मैंने आपको बताए हैं, जैसे IMVIC टेस्ट आप पढ़ते हैं। उसके अलावा लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ये सारे बैक्टीरिया हैं जिनके लेबोरेटरी डायग्नोसिस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करते हैं हम। तो बैक्टीरिया क्या है, कौन सा बैक्टीरिया, हर स्पेसिफिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन क्या है, बैक्टीरिया का लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है, ये सब हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। इनके शॉर्ट नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि किस तरीके से आप शॉर्टली एक मतलब रिवीजन कर सकते हैं। डिटेल तो हम पढ़ेंगे ही साथ में, शॉर्ट नोट से आप और इजिली इनको समझ पाएंगे। तो चलो उसके बाद यहाँ पर मेथड्स ऑफ कॉलोनी काउंट, बैक्टीरियोलॉजी ऑफ वाटर, मिल्क एंड फूड, एंड एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो आगे दिए हुए हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी, है ना। बाकी जैसे माइक्रोबायोलॉजी का स्पेसिफिक केवल इतने से में खत्म नहीं हो जाता है बेटा, माइक्रोबायोलॉजी बहुत बड़ी ब्रांच है। माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये सब आपके माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है, जो कि क्योंकि एक काफी बड़ी ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी आपकी। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी की बात करी जाए तो सबसे पहले आता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, जिसमें मैंने सारे टाइप्स आपको बताए हैं, उनका क्या यूजेस होता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी है। यूरिन, स्टूल एंड बाकी के फ्लूइड्स नीचे बने हुए हैं, अभी बताती हूँ उनके बारे में भी। पहले यूरिन के बारे में और स्टूल के बारे में जान लेते हैं। तो यूरिन और स्टूल में हम क्या देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ये तीन ही हमें पढ़ना है। और मोस्टली इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, हम एग्जाम्स में देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ग्रुप 5 की बात करें तो ग्रुप 5 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके हिस्टो से पूछे गए थे, है ना, कुछ पैरासाइटो से भी पूछे गए थे, क्लिनिकल पैथो से भी ऑल्सो पूछे जाते हैं। यूरिन और स्टूल से CSF से यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। चलो, एग्जामिनेशन ऑफ CSF, एसाइटिक, प्लूरल फ्लूइड एंड हाइड्रेटाइड फ्लूइड्स। हाइड्रेटाइड फ्लूइड्स जो कि आप हम पढ़ते हैं किसके अंदर, पैरासाइटोलॉजी के अंदर। तो स्टूल एग्जामिनेशन, क्योंकि मोस्टली जो पैरासाइट होते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन हम करते हैं ना, तो इसमें ओवा, सिस्ट, यही तो डिटेक्ट करते हैं कि भैया पैरासाइट जो है वो फीसेस के थ्रू अपने ओवा को, अपने सिस्ट को रिलीज कर रहे हैं। तो यही एग्जामिनेशन हम करते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ ये रहा देखो, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आप करते हैं, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, हेलमिन्ट्स, ओवा, सिस्ट, यही सारी चीजें हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप कलर देखते हैं, कंसिस्टेंसी देखते हैं, अपीयरेंस कैसी है। केमिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं अकल ब्लड के लिए। चलो, तो यहाँ हो गया, ये हो गया था CSF, एसाइटिक, प्लूरल फ्लूइड और हाइड्रेटाइड फ्लूइड्स, ये हमें अभी पढ़ना बाकी है। CSF हम पढ़ चुके हैं, ये तीन हम पढ़ेंगे। अब बात करें अगर सीमेन एनालिसिस की, तो सीमेन एनालिसिस में आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, कैसे आपको काउंट करना है, कौन कौन से रिएजेंट यूज किए जाते हैं। रिएजेंट से अभी ग्रुप 5 में क्वेश्चन आया था, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिलेटेड, है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हेमाटोलॉजी की अगर बात करें तो हेमाटोलॉजी हम पूरी आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं, है ना। हेमाटोलॉजी में हम यहाँ पर देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड इट्स फंक्शंस। कंपोजिशन, ब्लड क्या है, ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप की ब्लड सेल्स हैं, एंटीकोगुलेंट्स, है ना, ये सारा जो है यहाँ पर आपके हेमाटोलॉजी का सिलेबस पूरा दिया हुआ है। वही सिलेबस है जो हमने आपके इसमें इंक्लूड किया है। कुछ कुछ टॉपिक डिफरेंट हो गए, वो टॉपिक हम आपके इसमें ऐड करवा देंगे, है ना, जैसे कि ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट है, एली सेल्स है, सब पड़ा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ESR है, रेटिक काउंट है, ल्यूकोसाइट
लिम्फोसाइट काउंट है, पेरिफेरल स्मीयर आप कैसे बनाते हैं, कौन से टाइप के स्टैनिंग्स यूज करते हैं, बोन मेरो एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, कुम्स टेस्ट, ये आपके ब्लड बैंक का आ गया, है ना। ये आपके ब्लड बैंक का यहाँ पर आ गया, देखो बेसिक ब्लड बैंक की प्रोसीजर्स एंड ब्लड ग्रुपिंग्स, है ना। तो ये आपके ब्लड बैंकिंग के टॉपिक्स आ गए। उसके बाद बीटीसीटी क्लोटिंग यानी कि कोएगुलेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। ये हो गया हिमेटोलॉजी। सीरोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। सीरोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं, एंटीजन, एंटीबॉडीज, रिएक्शंस, टाइप्स, यही तो पढ़ते हैं, है ना। उसके अलावा जो टेस्ट होते हैं हमारे, जो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, विडाल टेस्ट है, ब्रूसेला हमें पढ़ना भी बाकी है ना, वेल फ्लिक्स रिएक्शन, कान टेस्ट, वासरमैन रिएक्शंस, ये सब आपके किस में इंक्लूड है, ये आपके उसमें बैक्टीरियोलॉजी में इंक्लूड है ना। क्योंकि ये वासरमैन रिएक्शन, कान टेस्ट, ये सब हम किसके लिए, वीडीआरएल के लिए करते हैं। तो जब कोई स्पेसिफिक टेस्ट हम पढ़ाएंगे ना, तो उस स्पेसिफिक टेस्ट से रिलेटेड टेस्ट भी हम उसी के अंदर आपको पढ़ा देंगे, है ना। ताकि ये है कि अलग से आपको फिर से इनको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। वैसे बहुत सारी हम एमसीक्यू क्लासेस लेते हैं, तो उसमें भी हम नए नए टॉपिक को डिस्कस करते जाते हैं, वहां से भी आपके कई सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते हैं, है ना। वहां से भी आपके कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में बैठते ही हैं, क्योंकि हम कोई केवल एक जो है एमसीक्यू को सॉल्व नहीं करते हैं। एक एमसीक्यू में हमारे कम से कम 5 से 10 एमसीक्यू तो बन ही जाते हैं आराम से। चलो, बायोकेमिस्ट्री की अगर बात करी जाए, तो प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिक बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हमें कलरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फ्लैम फोटोमीटर, ये सब हमें अभी पढ़ना बाकी है ना, एलाइजा, रिया। तो बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में, ये आपके फिजिकल एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है, जिसमें पीएच, बफर, रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी, ये सब हम पढ़ते हैं जिसके अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। क्लिनिकल के अंदर आप पढ़ेंगे जो स्पेसिमिन प्रोसेसिंग आप करते हैं, है ना, बायोकेमिकल एनालिसिस, जिसमें आपका केमिस्ट्री प्रिंसिपल, प्रोसीजर्स, कैलकुलेशन, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड कर्व एंड रिजल्ट एस्टिमेशंस ऑफ ब्लड शुगर, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, टीजी, क्रिएटिनिन, ये सब आते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, जो कि आगे आपका डिटेल में दिया हुआ है। ये बायोकेमिस्ट्री हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इन सबको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इनकी प्रोसीजर को पढ़ते हैं हम, ताकि आपको पहले ये समझ आना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, ये सब होते क्या हैं। उसके बाद ही टेस्टिंग पर जाएंगे कि कैसे इनको, इनकी प्रोसीजर्स आपको करनी है, कैसे इनको एनालाइज करना है, वो सारा हम समझते हैं। फिर यहाँ हिस्टोपैथो की अगर बात करी जाए, तो हिस्टोपैथो में आप क्या पढ़ते हैं, है ना, बेसिक टेस्ट हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ मैमेलियन टिश्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो आपको हिस्टोलॉजी के अंदर पढ़ना होता है। रिसीविंग ऑफ टिश्यू को कैसे रिसीव करना है, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर कैसे फिक्सेशन करना है, कितने टाइप्स के फिक्सेटिव्स होते हैं, डिफरेंट फिक्सेटिव्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शंस, उनका कैसे वो काम करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, मेथड्स ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, है ना। हिस्टोपैथोलॉजी से इस बार ग्रुप 5 पे कई सारे क्वेश्चन बने हैं। हिस्टोपैथो बहुत छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, ज्यादा कुछ टॉपिक इसमें नहीं है, सब एक टिश्यू प्रोसेसिंग ही है जिसमें आपका सब कुछ इंक्लूड हो जाता है ना। बस उसी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मेनली आपको डीकैल्सिफिकेशन, फिक्सिएशन, माइक्रोटोम्स, ये सब पढ़ने रहते हैं, कैसे आपको प्रोसेसिंग करनी है। इसमें आपको एक चीज अब ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे ना एग्जाम में, वो डायरेक्टली किसी भी जैसे टॉपिक है तो उस मेथड से पूछ लिया, डायरेक्टली पूछा जाता था। अब उसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा जाता है कि ये ऐसा होता है तो क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ये इसके लिए ही क्यों होता है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उसके लिए आपको एक मिनट, अब थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, है ना, उसके पीछे की थ्योरी को समझना पड़ेगा। ये ऐसा हो रहा है, कोई भी प्रोसीजर हो रही है, हम फिक्सेशन कर रहे हैं, तो फिक्सेशन हमें क्यों करना जरूरी है, अगर गलत फिक्सेशन हो गया तो क्या क्या हो सकता है, किस टाइम पर फिक्सेशन करना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें अब छोटी छोटी चीजें जो कि आपके प्रैक्टिकल पार्ट्स को इंक्लूड करती है ना। तो ये भी अब हमें समझ कर चलना पड़ेगा। थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन बन रहे हैं, आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। अपने टाइम को मेंटेन करके चलना है, इसमें तो 2 घंटे आपको पूरे मिलेंगे इसको सॉल्व करने में। सीबीटी बेस्ड है, 100 क्वेश्चन रहेंगे और पूरे के पूरे 2 घंटे आपको दिए जाएंगे इसमें, तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलो, अब बात करें यहाँ पर स्टैनिंग, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैनिंग्स हम यूज करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, वो स्टैनिंग हमें पढ़ना है।
डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडिंग स्टैंडिंग मेथड जो है एच एंड ई स्टेन, पास स्टेन्स, मैजोन स्टेन्स, जियासन स्टेन्स, जितने भी स्टेन्स आप यूज करते हैं हिस्टोपैथो के अंदर वो सारे। प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन एंड माउंटिंग फॉर म्यूजियम्स, जो माउंटिंग करते हैं आप वो कैसे करना है, स्पेसिमेन को प्रिजर्व कैसे करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये सब आपका प्रैक्टिकल पार्ट ही हो जाता है। इनका प्रिजर्वेशन कैसे करना है ये सब आपके हिस्टोपैथो के अंदर आता है। अब एक नया जो है सब्जेक्ट यहाँ पर आता है वो है एनिमल केयर। तो एनिमल केयर अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, जो कि अब हमें अपने सिलेबस के अंदर इंक्लूड करना होगा। तो बिहार स्पेशल बीच जो है इसमें आपको एनिमल केयर भी पढ़ाया जाएगा, है ना। तो एनिमल केयर में आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 टॉपिक दिए हुए हैं। कॉमन लेबोरेटरी एनिमल्स, जनरल नॉलेज अबाउट देयर फूड, हाउसिंग, क्या उनका फूड होगा, हाउसिंग कैसे होगी, ब्रीडिंग, हैंडलिंग कैसे करना है एनिमल की, है ना। फॉर नॉर्मल एक्सपेरिमेंट एनिमल जो हम यूज करते हैं जैसे कैज स्टरलाइजेशन, डिस्पोजल कैसे करना है इन्फेक्टेड मटेरियल का, है ना। ये कुछ बॉटम एंड डिस्पोजल, ये जो 3 टॉपिक आपके एनिमल केयर के अंदर दिए हुए हैं ये हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया हिस्टोपैथो एंड एनिमल केयर का सिलेबस। अब देखो जो भी अभी तक हमने उधर देखा है ना, बायोकेमिस्ट्री, जो जो भी सब्जेक्ट देखे हैं, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोपैथो, माइक्रोबायोलॉजी, हेमाटोलॉजी, तो उसमें कुछ कुछ टॉपिक इंक्लूड है, कुछ टॉपिक इंक्लूड नहीं है। यही आगे जाकर इसी सिलेबस में डिटेल कंटेंट आपको दिया हुआ है। तो ऐसा लगे कि कुछ इधर पढ़ा फिर कुछ इधर पढ़ा, या बस को हमें ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे बायोकेमिस्ट्री भैया, कुछ बायोकेमिस्ट्री उधर दी हुई है, कुछ बायोकेमिस्ट्री इधर दी हुई है, तो इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि भैया बायोकेमिस्ट्री के अंदर कितने सारे टॉपिक है। आधे टॉपिक आपके जैसे ये इधर डाल दिए, आधे टॉपिक इधर डाल दिए, तो आपके सामने पूरा बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है। उसके बाद फिर आपको देखना है कि भैया हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, लिपिड पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, एंजाइम पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ना हमें अभी बाकी है। तो वो आपके सामने जब पूरा सिलेबस एक साथ होगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो वो भी हम ऐड करवा देंगे आपकी बेच के अंदर ताकि आपको थोड़ा इजी तरीके से समझ में आ जाए कि कौन सा टॉपिक पढ़ लिया है, कौन सा टॉपिक छूटा हुआ है। वो आपने एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद फिर आपको देखना है कि ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, मैंने अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन ये टॉपिक अभी भी छूटा हुआ है ना। तो चलो, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन्स, इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस एंड ब्लड गैस स्टडीज, ड्रग मॉनिटरिंग, एंडोक्राइनोलॉजी, विटामिन्स, हीमोसिंथेसिस, बॉडी फ्लूइड्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, सारे आपके किसके अंदर आते हैं, क्लिनिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, है ना। तो ये पूरा यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी, नीचे देखो, है ना। ये कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स दिए हुए हैं यहाँ पर जो कि आपके हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अलग अलग इंक्लूड है। माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरियोलॉजी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये पूरी बैक्टीरियोलॉजी दी हुई है। फिर माइक्रोबायोलॉजी में कुछ टॉपिक्स दे दिए इन्होंने, फिर पैरासाइटोलॉजी के कुछ दे दिए, वायरोलॉजी के कुछ यहाँ पर दे रखे हैं। फिर यही बात करें हम एंटी माइक्रोबायोटिक एजेंट स्टडी के बारे में दिया हुआ है, इन्फेक्शन कंट्रोल्स के बारे में दिया हुआ है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, माइक्रोबियल इंट्रैक्शन जो है वो कैसे होता है, क्या होता है, वायरोलॉजी, टॉक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशंस एंड नोमेनक्लेचर, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। तो ये बहुत लेंदी सिलेबस हो जाता है ना। तो इतना ज्यादा हमें हर पर्टिकुलर चीज पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा अगर हम डिटेल में जाएंगे ना तो हमारा साल 1.5 साल हो जाएगा तो भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और तब तक एग्जाम आ जाएगी, है ना। और एग्जाम का मानकर चलो ज्यादा टाइम आपके पास में नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मंथ। बाकी होने को तो देखो इनके ऊपर डिपेंड है कि ये एग्जाम कब लेंगे। 3 महीने में भी हो सकती है, 4 मंथ में भी हो सकती है, 5 मंथ में भी हो सकती है, 8 मंथ में भी हो सकती है, लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन पूरी इस तरीके से चलना है कि जल्द से जल्द हमें सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ठीक है। चलो, हेमाटोलॉजी भी यहाँ पर उसी तरीके से डिटेल दी हुई है, बाकी जो हम उधर देख कर आए हैं, है ना, वही हेमाटोलॉजी आगे की तरफ बढ़ा चढ़ा कर दी हुई है, जैसे हिमोस्टेसिस, क्वालिटी कंट्रोल, स्क्रीनिंग टेस्ट, प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट। कुछ टॉपिक उसमें आपको मिलेंगे, कुछ टॉपिक आपको इसमें मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का सिलेबस है ना, या इसलिए, है ना। जैसे रेटिकुलो, एंडोथेलियल सिस्टम्स एंड ब्लड, कुछ आपको फर्स्ट ईयर में देखने को मिल रहे टॉपिक्स, कुछ सेकंड ईयर में देखने को मिल रहे हैं। एनाटॉमी एंड माइक्रो एनाटॉमी, यहाँ पूरा जैसे फिर से ब्लड सेल्स के बारे में दे दिया, है ना। मेटाबॉलिज्म, सेल कंपोनेंट्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म के बारे में दे दिया। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोपी, ये सारी चीजें यहाँ पर फिर से इन्होंने ऐड कर दी, है ना। ये आपका यहाँ पर आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ हेमेटोलॉजी प्रैक्टिस, जिसमें क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोफोटोग्राफी, जो कि हम उधर देख कर आए हैं बायोकेमिस्ट्री में, है ना। ये हिस्टोपैथो का यहाँ पर कुछ टॉपिक्स जो है वो दिए हुए हैं।
समझ में आया? देखो ये डिटेल्स वाइज इसको आपको आगे की तरफ आप बढ़ते जाएंगे, सिलेबस आपको मिलता जाएगा। ये आपके ब्लड ग्रुप, सीरोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन से रिलेटेड आ गया, इन्वेस्टिगेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, है ना। बाकी ये बायोमेडिकल साइंस के कुछ टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी सिलेबस आपको ये मिलता ही जाएगा, है ना। पूरा सिलेबस हमने अपलोड किया हुआ है, देख लेना। बाकी हम जो आपको सिक्वेंस में पढ़ा रहे हैं ना, उस सिक्वेंस पर आपको फोकस करना है, आपको बस वही पढ़ना है। जितना ज्यादा इसमें घुसोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होंगे। इस सिलेबस को हम पूरा आपके उसमें इंक्लूड करवा देंगे, बस ये आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है। तो ये आप देखना, पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया ऑल अबाउट सिलेबस ऑफ बीटीएससी, है ना। तो यही सिलेबस है पूरा इसका, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, और ये सारा हम आपको पढ़ा देंगे, है ना। बेच के अंदर पूरा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब ये इसमें तो देखो बहुत ज्यादा हर एक टॉपिक को दो दो तीन तीन बार बताया हुआ है ना। तो ये आपको कंफ्यूज करेगा कि ये हमने पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये हमने पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। तो बस हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वही आपको पढ़ना है। नॉन टेक्निकल की ये अच्छा है कि इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस जो सिलेबस आपको दिया हुआ है वही सिलेबस आपको पढ़ना है। अपने कंटेंट पर अब आपको फोकस करना है, रोज आप थोड़ा 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 करके पढ़ो। आज की जो मेहनत है ना आपकी, वही आपको आगे जाकर भविष्य में सक्सेस दिलाएगी। तो बस आज पर फोकस करो, आज जो आपके पास में है उस पर काम करो कि भैया सामने वैकेंसी है, मुझे इसको फाइट करनी है। और उसके लिए आपको सबसे पहले खुद के डेली का गोल बनाना पड़ेगा कि आज मुझे भैया बायोकेमिस्ट्री के इतने टॉपिक पढ़ने हैं, मॉर्निंग में मुझे ये इतना कवर करना है, इवनिंग में मुझे इतना कवर करना है। अगर आप अपने डेली के गोल पर सक्सेस हो रहे हैं ना, तो फिर आप आपके एग्जाम में भी सक्सेस हो, है ना? तो सबसे पहले तो अपने जो आप काम कर रहे हो उस पर सक्सेस पाना सीखो, छोटी छोटी चीज पर सक्सेस पाओ, उसके बाद फिर बड़े गोल पर काम करो, है ना। बाकी हम टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा ही रहे हैं, और टेस्ट सबसे मतलब बड़ा जो है अपने आपको मापने का जो है एक पैमाना आप कह सकते हैं कि खुद की स्टडी कैसी है, खुद का लेवल कैसा है, वो आप टेस्ट से जान सकते हैं। कि भैया एग्जाम का एक्सपीरियंस भी आप ले लोगे कि भैया 2 घंटे में हमें इतने क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो एक तो टाइम मैनेजमेंट भी आप टेस्ट से सीखते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, आपका दिमाग भी लगता है, साथ ही साथ आपने कौन सा सब्जेक्ट जो है कंप्लीट किया है उसका अगर टेस्ट लगाते हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज भी होता है, ठीक है, कि हमें कितना और पढ़ना अभी बाकी है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा। अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।